And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 7th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures, and we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Malakand dilemma of China, and this topic is important for our syllabus paper 3 international relations point of view, and it is also important for political science optional students. सो इस आर्टिकल को समझने के लिए सबसे पहले हमें कंपैरिजन देखना होगा इंडियन और चाइनीज़ इकोनॉमी का। किस तरीके से इंडियन और चाइनीज़ इकोनॉमी के बीच में डिफरेंसेस आए हैं आफ्टर 1980s। अगर आप ये ग्राफ देखो तो आपको पता चलेगा कि राइट आफ्टर 1950 इंडिया और चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल पैरेलल चल रही थी। अगर आप ध्यान से देखें तो इनफैक्ट आपको पता चलेगा कि कई दफ़ा इंडियन इकोनॉमी वाज बेटर देन चाइनीज़ इकोनॉमी। लेकिन उसके बाद लगभग 1980s के बाद से धीरे धीरे चाइनीज़ इकोनॉमी पिक्ड अप पेस। इंडियन इकोनॉमी ने भी पेस पिक किया, लेकिन द पेस ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी वाज मच हायर एंड स्लोली नाउ द डिफरेंस इज़ क्वाइट बिग। आज के टाइम में चाइनीज़ इकोनॉमी इज़ अबाउट 6 times लार्जर दैन इंडियन इकोनॉमी एज फार एज चाइना एंड इंडियाज़ GDP इन रियल एक्सचेंज रेट टर्म्स इज़ कंसर्न्ड। अगर आप दोनों कंट्री की बिगनिंग देखें तो आप दोनों को पता है कि दोनों की बिगनिंग 1950s में हुई। व्हेन आई से कि दोनों की बिगनिंग 1950s में हुई, इससे मेरा मतलब है कि जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में और चाइना की जो करंट पॉलिटिकल सेटअप है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रिजाइम आया 1949 में। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक दैट द रेस बिगन मोर और लेस एट द सेम टाइम बाय 1950 और 1980s तक हम बिल्कुल साथ चले, लेकिन नाउ द चाइनीज़ इकोनॉमी 6 times लार्जर द इंडियन इकोनॉमी। अगर चाइनीज़ इकोनॉमी की साइज़ है लगभग $12 ट्रिलियन, इंडियन इकोनॉमी की साइज़ है समवेयर अबाउट $2.3 ट्रिलियन। तो इसके पीछे जो मेन रीज़न बताया जाता है वो है 1980s में जो मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट किया चाइना ने। सो बाय दिस टाइम चाइना स्टार्टेड ए मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म अंडर डेंग जियोपिंग। इंडिया ने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट किया, आप सबने जरूर पढ़ रखा होगा अपने बेसिक इकोनॉमिक्स क्लास में। 1991 में इंडिया ऑल्सो ब्रॉट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको LPG रिफॉर्म्स नाम से जानते हैं। और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में भी पेस आया, लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी का पेस अनमैच्ड रहा और आज के टाइम में इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हो गया है। सो दोनों के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आखिर डिफरेंसेस क्या थे वो भी समझते हैं। क्यों चाइना को इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया और इंडियन इकोनॉमी डिस्पाइट रिफॉर्म्स इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाई। तो सबसे पहला कारण है, देखो चाइनीज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्टेड इन 1978 इटसेल्फ। माओ जेदांग की डेथ हो गई 1975-1976 के आसपास। उसके बाद से अंडर डेंग जियोपिंग चाइना स्टार्टेड टू ब्रिंग मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म। मतलब धीरे धीरे आपको पता है कि चाइना स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रो कम्युनिस्ट रिजाइम था, दैट मीन्स कंप्लीट क्लोज्ड इकोनॉमी, इट डिड नॉट सपोर्टेड कैपिटलिज्म। लेकिन एकाएक से चाइना ने यू टर्न लिया आफ्टर डेथ ऑफ माओ जेदांग एंड कमिंग अप ऑफ डेंग जियोपिंग, एंड चाइना स्टार्टेड टू बिकम ए मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी। इट स्टार्टेड टू प्रमोट द लिबरल capitalist model also in its economic system. It brought a big bang industrial revolution program. It focused on liberalization of product pricing. Liberalization आप जानते हैं कि जिसमें जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से प्रोड्यूस कर सकें, अपने जो मार्केट के प्राइस है उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बेच सकें। सो लिबरलाइजेशन लाया चाइना ने, ओपननेस लाया अपनी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन सब के साथ साथ चाइना ने रखा वो था अपने एक्सचेंज रेट को फिक्स्ड रखा उसने, मतलब अपने कंट्रोल में रखा। उसके अलावा उसने इंपोर्ट ड्यूटी को कभी कम नहीं किया, इट ऑलवेज केप्ट हाई इंपोर्ट ड्यूटी। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट को बार बार डिवैल्यूएट करके चाइना ने और हाई इंपोर्ट ड्यूटी रख के चाइना ने एक बात इंश्योर करा दी
कि चाइना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे और कम से कम इंपोर्ट करे, और इस कारण से इंपोर्ट कम हुआ और एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ, तो चाइना ने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कमाया, और उसके अलावा जो चाइना के लोकल मैन्युफैक्चरर थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ, और धीरे धीरे वो लोकल मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी डेवलप हो गए, पावरफुल हो गए, और आज के टाइम में दे आर वन ऑफ द लीडर्स इन द बिजनेस फील्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। उस टाइम में वो अपनी इकोनॉमी में ही कम्पीट नहीं कर पाते अगेंस्ट फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन आज के टाइम में दे हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट, इनफैक्ट दे हैव बिकम लीडर। अब अगर इंडियन रिफॉर्म्स की बात करें, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें, इट वाज ब्रॉट इन 1991, बट आप सबको एक बात पता है कि इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स है वो सेल्फ प्लान्ड तरीके से नहीं आया, इंडिया ने जानबूझ के रिफॉर्म्स नहीं लाया, दिस वाज एन इम्पोज्ड रिफॉर्म्स। रीजन बीइंग 1991 में इंडिया वाज फेसिंग सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, हमारे पास इनफ फॉरेक्स रिजर्व नहीं बचा था, और इस कारण से वी वेंट टू IMF फॉर बेल आउट, और जब IMF ने हमें बेल आउट कराया, हमें लोन दिया इन ऑर्डर टू फाइट आवर BOP क्राइसिस, उस टाइम में फिर IMF ने हमारे ऊपर कंडीशंस इम्पोज किया। आप सबने बेसिक इकोनॉमी में ज़रूर पढ़ रखा होगा कि IMF गिव्स हार्ड टर्म लोन्स, मतलब जब भी IMF बेल आउट करता है, लोन्स देता है, तो इट कम्स अप विद सर्टेन कंडीशंस, एंड IMF इम्पोज सर्टेन रिफॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑन इंडिया। फॉर एग्जांपल दिस LPG रिफॉर्म, जिसको आप जानते हैं बाय नेम ऑफ LPG रिफॉर्म, दैट वाज ब्रॉट इन 1991, एक्चुअली इट वाज नॉट ब्रॉट बाय इंडिया, इट वाज इम्पोज्ड ओवर इंडिया बाय IMF। इंडिया ने भी मोर और लेस वही किया जो चाइना ने किया, मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी अपनाई, लिबरलाइजेशन किया, मतलब ज़्यादा ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ किया, ग्लोबलाइजेशन किया, मतलब ज़्यादा ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया। उसके पहले इंडियन इकोनॉमी वाज क्लोज्ड इकोनॉमी। तो मोर और लेस इंडिया और चाइना ने एक ही एक्टिविटी की, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। सिंस इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर दैट वाज इम्पोज्ड बाय IMF, सो इंडिया हैड टू गो फॉर फ्री फ्लोट एक्सचेंज रेट, मतलब इंडिया अपने एक्सचेंज रेट को अब फिक्स नहीं कर सकता था चाइना की तरह, बिकॉज इट वाज इम्पोज्ड बाय IMF। दूसरा, इंडिया कुड नॉट चार्ज हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये दो अंतर रहे, और इस कारण से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हुआ, इंडिया उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाया जितना इंडिया के अंदर इंपोर्ट हुआ, और इस कारण से जो इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, दे कुड नॉट सर्वाइव कंपटीशन। एग्जांपल के मैं बता रहा हूँ, उस टाइम में कितने सारे इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे। फॉर एग्जांपल HMT की घड़ी आती थी, एक ज्योति का रेडियो आता था, वो सब इंडिया के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे। अब जब एक बार एकाएक से इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई, दे कुड नॉट कम्पीट अगेंस्ट द फॉरेन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स, और धीरे धीरे ये सब खत्म हो गए। लेकिन चाइना के अंदर चाइना ने ये फॉरेन ट्रेड को अपने बिल्कुल कंट्रोल में रखा, और इस कारण से जो चाइना के मैन्युफैक्चरर्स थे, स्लोली दे बिकेम पावरफुल, और धीरे धीरे दे बिकेम ग्लोबल सप्लायर। जबकि इंडिया में बिल्कुल उल्टा हुआ, इंडिया में फॉरेन इंपोर्ट्स बढ़ गया और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स धीरे धीरे फॉरेन इंपोर्ट को कम्पीट नहीं कर पाए, एंड दे वर स्लोली फोर्स्ड आउट ऑफ मार्केट। तो अगर दो मेन डिफरेंस देखा जाए इंडिया और चाइनीज़ इकोनॉमी के रिफॉर्म्स में, तो पहला डिफरेंस है दैट चाइनीज़ इकोनॉमी वाज अहेड बाय 10 ईयर्स, लगभग 10-12 साल पहले वो स्टार्ट हुआ, और उसके अलावा चाइना का रिफॉर्म वाज सेल्फ ब्रॉट, वो चाइना ने खुद लाया था, जबकि इंडिया का रिफॉर्म दैट वाज इम्पोज्ड बाय IMF ऑन इंडिया बिकॉज ऑफ BOP क्राइसिस। और इस कारण से जब तक इंडिया ने रिफॉर्म्स लाया 1991 में, तब तक चाइना ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट कैप्चर कर लिया था। चाइना हैड ऑलरेडी बिकम मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट हैड कैप्चर्ड ऑलमोस्ट एंटायर ग्लोबल मार्केट। चाइना हैड बिकम सप्लायर ऑफ एंटायर वर्ल्ड, एंड सिंस चाइनीज रिफॉर्म वाज सेल्फ ब्रॉट, इट अलाउड लोकल मैन्युफैक्चरर्स टू ग्रो। जबकि इंडिया के अंदर जो रिफॉर्म्स था दैट वाज इम्पोज ऑन इंडिया, और इस कारण से मार्केट वाज फ्लडेड विथ इंपोर्टेड गुड्स, एंड दैट इज़ वाई द लोकल मैन्युफैक्चरर्स कुड नॉट मैच इंपोर्टेड गुड्स, और इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स सर्वाइव नहीं कर पाए। अगर आप आज के टाइम में देखो तो बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं लार्जर स्केल पे। ये अंबानी का रिलायंस इंडस्ट्री या टाटा, इस तरह के ही इंडस्ट्रीज़ को सर्वाइव किए, बाकी ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो हैं वो बाहर से आई और उन्होंने इंडियन मार्केट को कैप्चर किया। और वन ऑफ द रीजन बीइंग इंडिया ने LPG रिफॉर्म्स लाया तो, बट दैट वाज एन इम्पोज्ड रिफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई इंडिया हैड टू ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर फॉरेन इंपोर्ट्स। इट कुड नॉट ब्रिंग रिफॉर्म्स द वे चाइना ब्रॉट। और इस कारण से अगर आप फिगर देखो 1980s तक मैंने आपको बताया कि इंडिया वाज अहेड ऑफ चाइना, और मैंने यहाँ पे आपके साथ ग्राफ भी या डेटा भी शेयर किया है। कंट्रीज GDP ऑन PPP बेसिस,
आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया वाज अहेड ऑफ चाइना इन 1980। आप देखेंगे तो चाइना इज समवेयर हियर और उससे ऊपर इंडिया है, मार्जिनली ऊपर है, बट इंडिया इज स्टिल अहेड ऑफ चाइना बाय 1980 एज फार एज आवर जीडीपी ऑन पीपीपी बेसिस इज कंसर्न। 1985 में जाकर के आफ्टर रिफॉर्म्स धीरे धीरे चाइना सरपास्ड इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ऑन पीपीपी बेसिस। तो 1985 में इंडिया और चाइना जाकर के बिल्कुल बराबर हो गए और 2002 तक गेम बिल्कुल चेंज हो गया। 2002 तक आप देखेंगे कि चाइना राइट केम एट नंबर 2 जस्ट आफ्टर यूएस। तो चाइना बिल्कुल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, बस यूएस से वो पीछे है। और अगर इंडिया और चाइना में कंपैरिजन किया तो चाइना की इकोनॉमी बाय 2002 बिकेम ट्वाइस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, लगभग डबल साइज़ की हो गई इंडियन इकोनॉमी की बाय 2002 इटसेल्फ। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो गया 15 सालों में। 1980 तक हम लोग चाइना से आगे थे, 1985 तक चाइना और हम बराबर हो गए और 2002 तक चाइना हमसे डबल साइज़ का हो गया। और उस नेवरदलेस इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो हुई। आपको मैंने ग्राफ तो ऑलरेडी दिखाया है जिसमें मैंने दिखाया कि 1991 के रिफॉर्म्स के बाद इंडिया के अंदर भी ग्रोथ आया है, इंडियन जीडीपी भी पिकअप हुआ है, तो इंडियन इकोनॉमी भी ग्रो हुई। और इस कारण से धीरे धीरे दुनिया के जो एक्सपर्ट्स थे दे स्टार्टेड टू से कि द 21st सेंचुरी इज़ द एशियन सेंचुरी, क्योंकि इस 21st सेंचुरी में 2 कंट्रीज़ रूल करेंगे और वो होंगे इंडिया और चाइना। और ये रूल इसलिए करेंगे बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट पॉपुलेशन। इनके पास खुद ही मार्केट है, इनके पास इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है कि ये खुद ही प्रोड्यूस करेंगे, खुद ही कंज्यूम करेंगे। और इस कारण से द 21st सेंचुरी इज़ गोइंग टू बी द एशियन सेंचुरी, ऐसा दुनिया के एक्सपर्ट्स बोलने लगे। क्योंकि दोनों चाइना और इंडिया दोनों ने ड्रास्टिक ग्रोथ दिखाया, दोनों ने ड्रास्टिक ग्रोथ रजिस्टर किया अपने इकोनॉमिक या जीडीपी ग्रोथ में। तो अब धीरे धीरे बिकॉज ऑफ एक्सेसिव राइज ऑफ चाइना यूएस सुप्रीमेसी वाज चैलेंज्ड। अब धीरे धीरे यूएस को ऐसा लगने लगा बाई टर्निंग ऑफ 21st सेंचुरी आते आते यूएस को लगने लगा कि अगर उसको कोई compete कर सकता है आने वाले टाइम में तो वो है चाइना। और धीरे धीरे फिर यूएस ने इन चाइना को कंटेन करने की पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी। तो पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस बात को जानते हैं, मैंने कई दफ़ा क्लास में भी डिस्कस कर रखा है कि यूनिपोलर वर्ल्ड में जो हेजेमन होता है, जो सुपर पावर होता है, वो कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरी कंट्री राइज करे और वो उसको बैलेंस करे एट ग्लोबल लेवल। और इस कारण से यूएस अपने डोमिनेंस को मेंटेन करने के लिए, अपने हेजेमनी को मेंटेन करने के लिए बाय 21st सेंचुरी इट स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट ऑफ चाइना। और कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी में जो सबसे मेजर स्टेप लिया यूएस ने वो था डेवलपिंग मिलिटराइजेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया टू काउंटर चाइना। तो अगर आपने इंडिया यूएस की रिलेशंस में ऑलरेडी न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी करा चुका हूं, अगर आपने उसको क्लोजली फॉलो किया तो आपको एक बात अच्छे से पता होगी कि till 21st century India and US did not had good diplomatic ties. In fact, US was more inclined towards Pakistan and it always supported Pakistan in India-Pakistan dispute. लेकिन 21st century के बाद ये इक्वेशन चेंज होने लगा and US became more and more pro India, reason being चाइना। तो अब US ने इंडिया को सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। और यूएस ने धीरे धीरे इंडिया को मिलिट्रली एडवांस करना शुरू कर दिया। कई सारे अग्रीमेंट्स इंडिया और यूएस के बीच में साइन हुए, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए मैंने दिखाया रखा है इन ऑर्डर टू हेल्प यू रियलाइज कि किस तरीके से यूएस इंडिया को सपोर्ट कर रहा है इन ऑर्डर टू बिकम ए मिलिट्री सुपर पावर इन एशिया रीजन इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और यूएस के बीच में 2005 में डिफेंस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ। फिर 2015 में इस फ्रेमवर्क अग्रीमेंट को हमने अपग्रेड कर दिया, उसका नाम रखा गया डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव। 2016 में यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का टैग दे दिया। 2018 में यूएस ने इंडिया को स्ट्रैटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन ग्रेड 1 लिस्ट में डाल दिया। अब इसके मदद से अब इंडिया जो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी, ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी यूएस से एक्सपोर्ट कर सकता था टू इंडिया। यूएस ने इंडिया के साथ क्वाड ग्रुप बनाया अलॉन्ग विथ जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। मालाबार एक्सरसाइज करती है इंडियन नेवी अलॉन्ग विथ यूएस एंड जापानीज नेवी। तो ये सारे टैक्टिक्स यूएस लेकर के आया इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना। और उसी यूएस की इस पॉलिसी का रिजल्ट है दैट यूएस इज़ हेल्पिंग इंडिया। आप सबको पता है कि यूएस ने काफ़ी ज़्यादा फॉरेन डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की थी इन ऑर्डर टू हेल्प इंडिया टू गेट मेंबरशिप ऑफ एनएसजी, लेकिन वो फिर हो नहीं पाया। वो आर्टिकल भी मैं कवर कर चुका हूँ। सो मोर और लेस नाउ इंडिया यूएस फ्रेंडशिप और इंडिया यूएस मिलिट्री अग्रीमेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना। तो एक तरफ चाइना है,
एशिया रीजन में, जो अब हेवी वेट बनता जा रहा है, सुपर पावर बनता जा रहा है। तो अब एशियन जो पावर्स हैं जैसे कि जापान या इंडिया, दे आर नाउ बिकमिंग लेस पावरफुल एज कंपेयर टू चाइना। तो अब इनके सपोर्ट में आ गया है यूएस, एंड नाउ यूएस इज ट्राइंग टू बैलेंस चाइना, और यूएस की इस पॉलिसी का नाम है रीबैलेंस एशिया पॉलिसी। तो अकॉर्डिंग टू रीबैलेंस एशिया पॉलिसी ऑफ यूएस, यूएस इज सपोर्टिंग इट्स काउंटर पार्ट्स इन एशिया लाइक इंडिया एंड जापान इन ऑर्डर टू बैलेंस चाइना। अब जरा देखते हैं ये मलक्कन डायलेमा क्या है। तो मलक्कन डायलेमा कैन बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएस एंड चाइना हॉस्टिलिटी। 21st सेंचुरी ऑनवर्ड्स यूएस और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी डेवलप होने लगी। आपको जब मैंने ऑलरेडी डेटा की मदद से प्रूव कर दिया कि यूएस रियलाइज्ड कि अगर कोई यूएस की सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकता है इन 21st सेंचुरी, देन इट इज़ चाइना। तो 2003 में चाइना को रियलाइज़ हुआ कि चाइना की सबसे बड़ी जो वीकनेस है जो यूएस एक्सप्लॉइट कर सकता है वो है मलक्कन डायलेमा। China emerged as major competitor of US, and in 2003 China realized कि Malaccan dilemma is going to be the major weakness of China against US। तो जरा समझते हैं कि ये मलक्कन डायलेमा चाइना का है क्या। देखो, ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। इट इज़ बिटवीन मलेशिया एंड इंडोनेशिया, और चाइना का लगभग 80% जो एनर्जी ट्रेड है वो इस एरिया से होकर के गुजरता है। एक बात आप सब जान लो कि चाइना इज़ एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री लाइक इंडिया। जैसे इंडिया डिपेंड करता है ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, वैसे ही चाइना भी डिपेंड करता है ऑन इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। और उसकी जो 80% जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की, वो इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होकर के गुजरती थी इन 2003। तो उस टाइम के चाइनीज़ प्रेसिडेंट हू जिनताओ ने ये स्टेटमेंट दिया था दैट दिस मलक्का स्ट्रेट इज़ गोइंग टू बी ए डायलेमा फॉर चाइना इन फ्यूचर। अगर कभी यूएस और चाइना के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ गई तो यूएस इस मलक्कन स्ट्रेट को, इस मलक्का स्ट्रेट को चोक कर सकता है, बंद कर सकता है, क्योंकि आसपास की जो कंट्रीज़ हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, खासकर सिंगापुर, दे आर प्रो यूएस, वो यूएस को सपोर्ट करते हैं। और साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पे इंडिया का भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जिस पे इंडिया के नेवल और आर्मी बेस हैं, एयरफोर्स बेस भी हैं। तो इन सब की मदद से, इंडिया की मदद से, इंडोनेशिया की मदद से, मलेशिया की मदद से, सिंगापुर की मदद से यूएस जब चाहे तब मलक्कन स्ट्रेट को वो क्लोज कर सकता था फॉर चाइना। और चाइना की 80% क्रूड ऑयल इस एरिया से होकर के आती है। तो अगर यूएस मलक्कन स्ट्रेट को बंद कर दे तो चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी जो है वो थ्रेट में आ जाएगा, एंड चाइना विल बी अंडर सम सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। इसी को नाम दिया चाइनीज़ प्रेसिडेंट ह्यू जिनताओ ने मलक्कन डायलेमा, और उन्होंने कहा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मलक्कन डायलेमा इफ़ इट वांट्स टू काउंटर यूएस। अगर चाइना को पावरफुल बनना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है, देन इट मस्ट एड्रेस द इशू ऑफ मलक्कन डायलेमा। और फिर चाइना ने कुछ स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू एड्रेस द इशू ऑफ मलक्कन डायलेमा। आपको कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ, चाइना अडॉप्टेड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इन साउथ चाइना सी बाय क्लेमिंग 9 डैश लाइन। तो 2009 में चाइना ने एक 9 डैश लाइन मैप रिलीज़ किया। इस तरह से 9 डैश रिलीज़ किया उसने साउथ चाइना सी में, और उसने कहा कि ये पूरा का पूरा एरिया चाइना को बिलोंग करता है। उसने कुछ हिस्टोरिकल प्रूफ भी दिए 15-16 सेंचुरी के कि कैसे चाइनीज़ एम्पेरर इस एरिया में रूल करते थे, एंड द बेसिस ऑफ दोज प्रूफ्स चाइना ने ये 9 डैश लाइन क्लेम करके पूरा का पूरा साउथ चाइना सी पे अपनी सोवरेनिटी, अपना कंट्रोल डिक्लेयर कर दिया। सो ये पहला स्टेप लिया चाइना ने इन ऑर्डर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ मलक्कन डायलेमा। उसने ये साउथ चाइना सी के आइलैंड्स पे अपना नेवल बेस बना दिया, यहाँ पे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जाकर के इस्टेब्लिश कर दी। और जो दूसरा स्टेप लिया चाइना ने, दैट इज़ नोन एज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसको भी मैं आपको कई दफ़ा पढ़ा चुका हूँ। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ऑल्सो नोन एज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, इज़ मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसके अंदर चाइना कर क्या रहा है, इट इज़ बिल्डिंग रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, पोर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ताकि चाइना को उसका जो मेजर मार्केट है दैट इज़ यूरोपियन मार्केट, उससे कनेक्ट किया जाए थ्रू सीरीज ऑफ रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस एंड सीरीज ऑफ पोर्ट्स। इस तरह से चाइना
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। ये जो पोर्ट जो बिल्ड कर रहा है चाइना, इसको वो कहता है मैरीटाइम सिल्क रूट, और जो ये रोडवेज रेलवेज बिल्ड कर रहा है इसको कहता है सिल्क रोड, और इन दोनों को कंबाइंड तरीके से कहा जाता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। और इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना की मदद से चाइना ने अपने मलक्कन डायलेमा को एड्रेस करने की कोशिश की है। देखो, मलक्कन डायलेमा यही तो था कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का कुड बी चोक्ड, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का। अब चाइना ने इतने ज़्यादा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बिल्ड कर दिए हैं कि अब चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब मलक्कन स्ट्रेट को चोक करके आप सोचेंगे कि चाइना को रिस्ट्रिक्ट कर दे फ्रॉम इट्स एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन, दैट इज इम्पॉसिबल। खासकर ये देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सब की मदद से चाइना एनी टाइम नाउ कैन हैव एक्सेसिबिलिटी टू इंडियन ओशन। सो द मलक्कन डायलेमा ऑफ चाइना is addressed with help of One Belt One Road initiative of China। अब जरा समझते हैं। देखो, चाइना हमेशा से क्लेम करता रहा है कि ये जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है इसका बस इकोनॉमिक मोटिव है, मतलब बस इसको बनाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके चाइना, अफ्रीका और यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में। इसका बस इकोनॉमिक मोटिव है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल स्टेटमेंट फ्रॉम चाइना। लेकिन जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा मानना है कि अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक मोटिव, चाइना का स्ट्रैटेजिक गोल भी है इन दिस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। स्ट्रैटेजिक गोल कैसे हो सकता है, जरा देखो, एक तरफ यूएस इज हेल्पिंग इंडिया, मिलिटराइजिंग इंडिया टू काउंटर चाइना। So India is becoming one of the major element of rebalance Asia policy of US। तो अब इंडिया के अगेंस्ट चाइना क्या स्ट्रेटजी अपना रहा है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स? ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट्स बनाए हैं चाइना ने एज ए पार्ट ऑफ इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, फॉर एग्जांपल म्यांमार के अंदर क्याकफाओ चिटगोंग पोर्ट इन बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर हम्बन तोता पोर्ट, माले पोर्ट इन मालदीव, एंड यहाँ पे ग्वादार पोर्ट इन पाकिस्तान। दीज आर सीरीज ऑफ पोर्ट्स। और ये पोर्ट्स कैसे हैं कि यहाँ पे जब चाहें तो चाइना की नेवी जाकर के डॉक कर सकती है, मतलब ये ड्यूअल पर्पस पोर्ट हैं। इनका इकोनॉमिक पर्पस से भी यूज हो सकता है और मिलिट्री पर्पस से भी, नेवी पर्पस से भी यूज हो सकता है। दैट इज ड्यूअल पर्पस पोर्ट्स जो चाइना ने इंडिया के अलोंग बनाया है। और अब दुनिया भर के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स उनका ऐसा मानना है कि इन पोर्ट्स की मदद से चाइना ने इंडिया को इनसर्कल कर लिया है। And they have given this name of string of pearls, that China has created a string of pearls in the form of these ports who are dual use ports, and any day any time Chinese Navy can dock on these ports, and in this way China has created a string of pearls। याद करना, string of pearls याद रखना, string of pearls is not an official statement from China। चाइना कभी नहीं कहता कि it is trying to encircle India। चाइना बस यही कहता है कि ये पोर्ट्स तो बस इकोनॉमिक पर्पस के लिए हैं, ट्रेड के लिए हैं। लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि चाइना हैज़ इनसर्कल्ड इंडिया, और उन्होंने इसको नाम दिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्रेट। तो एक तरीके से चाइना ने मलक्कन डायलेमा को रिजॉल्व करके इंडिया के लिए एक अलग सिक्योरिटी थ्रेट दे दिया है। उसने अपनी सिक्योरिटी थ्रेट को रिजॉल्व कर लिया और उसने इंडिया के लिए एक अलग सिक्योरिटी थ्रेट दे दिया है जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट कुवैत एक्सपैट कोटा बिल। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो, सबसे पहले कुवैत के बारे में कुछ ब्रीफली समझ लेते हैं। कुवैत एक छोटा सा कंट्री है इन पर्सियन गल्फ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुवैत को हमने रिप्रेजेंट किया है। इट ओपन्स इन पर्सियन गल्फ, और एक साइड में ये सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक और ईरान के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सऊदी अरबिया, इराक एंड ईरान। इनफैक्ट आप ध्यान से देखो तो इट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ ईरान, इस बात का ध्यान रखेंगे। इट शेयर्स बॉर्डर विथ इराक एंड सऊदी अरबिया। इट इज़ अ कंट्री इन वेस्ट एशिया एंड एज आई सेड इट ओपन्स इन पर्सियन गल्फ एंड इट इज़ वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। इनफैक्ट पर्सियन गल्फ के अराउंड जितने भी कंट्री हैं ऑल ऑफ देम आर वेरी मच रिच इन ऑयल एंड नेचुरल गैस। लेकिन कुवैत के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस इसकी साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। अब करंट न्यूज़ देखते हैं। कुवैत ने एक नया बिल इंट्रोड्यूस किया है अपने पार्लियामेंट में जिसका नाम है एक्सपैट कोटा बिल। एंड अकॉर्डिंग टू दिस बिल नाउ कुवैत इज गोइंग टू पुट अ कोटा सिस्टम फॉर एम्प्लॉइंग फॉरेनर्स इन कुवैत। तो अब ओवरऑल लिमिटेशन लगाने जा रहा है कुवैत ऑन फॉरेनर्स इन कुवैत। अगर आप कुवैत का ओवरऑल डेमोग्राफी देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिर्फ 30% लोग जो हैं वो लोकल कुवैती लोग हैं, 70% लोग जो हैं वो फॉरेनर हैं, बाहर से आए हैं, एक्सपैट्स हैं। एक्सपर्ट्स मतलब फॉरेनर जो दूसरे कंट्री में जाकर के काम करते हैं। तो अब इस कारण से कुवैतियों को ऐसा लगता है कि दे आर बिकमिंग माइनॉरिटी इन देयर ओन कंट्री, और इस कारण से उन्होंने ये बिल इंट्रोड्यूस किया है। और अगर ये बिल अब मोर और लेस पास हो जाएगा उसके बाद लिमिटेशन लगा दिया जाएगा। कुवैत ने फैसला लिया है कि अभी देयर आर अबाउट
अबाउट 70% पॉपुलेशन इन कुवैत हु इज़ फॉरेनर। धीरे धीरे इसको घटाया जाएगा एंड इट विल बी ब्रॉट डाउन टू 30% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ कुवैत। तो आने वाले टाइम में इसको एक बार में 70% से घटा करके 30% नहीं किया जाएगा। आने वाले टाइम में इसको धीरे धीरे अगले साल 65%, फिर उसके अगले साल 60%, इस तरह से करके आने वाले 10-12 सालों में टोटल पॉपुलेशन, परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ फॉरेनर्स इन कुवैत विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 70% टू 30%। सो एज आई सेड, देखो 30% पॉपुलेशन कुवैत का लोकल कुवैती पॉपुलेशन है, 70% फॉरेनर है। अगर एब्सोल्यूट फिगर्स में देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ कुवैत इज 43 लाख। उसमें से कुवैतियों की पॉपुलेशन, लोकल कुवैतियों की पॉपुलेशन बस 13 लाख है, जबकि फॉरेनर्स की पॉपुलेशन 30 लाख है। सो कुवैतीज हैव बिकम माइनॉरिटी इन देयर ओन कंट्री, और इस कारण से कुवैत ने ये बिल लाया, एक्सपैट कोटा बिल। अब इसका देखते हैं इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो देखो, कुवैत के अंदर लगभग 14 लाख इंडियन एक्सपैट्स काम कर रहे हैं, और अब कुवैत ने इंडिया के ऊपर 15% कोटा इम्पोज करने का फैसला लिया है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू बिल। मतलब जितना ओवरऑल कुवैत की पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, उसके 15% पॉपुलेशन इंडियंस रह सकते हैं कुवैत के अंदर। तो इस हिसाब से ओवरऑल लगभग 6 लाख इंडियंस आर अलाउड टू स्टे इन कुवैत। देखो, टोटल अभी कुवैत की पॉपुलेशन है 43 लाख, उसका 15% पॉपुलेशन इंडियंस की हो सकती है, यानी कि 6 लाख इंडियंस आर अलाउड टू रिमेन इन कुवैत। लेकिन अभी तो टोटल इंडियंस जो कुवैत में रह रहे हैं वो है 14 लाख, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ ओनली 15% इंडियंस कैन लिव इन कुवैत, यानी कि सिर्फ 6 लाख इंडियंस कुवैत में रह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि रिमेनिंग 8 लाख इंडियंस विल हैव टू लीव कुवैत एंड दे विल हैव टू कम बैक टू इंडिया। और इससे इंडिया के ऊपर क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी ज़रा देखते हैं। देखो, इंडिया अर्न्स ह्यूज अमाउंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम कुवैत। रेमिटेंस आप समझते हैं क्या होता है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जो इंडियन एक्सपर्ट्स होते हैं, जो इंडियन वर्कर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ में जा कर के वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो फिर उस पैसे को वो जो फॉरेन रिजर्व्स कमाते हैं, उस पैसे को वो वापस अपने कंट्री में भेजते हैं, और इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। और जब ये पैसा इंडिया में आता है तो ये पैसा फिर आरबीआई लेकर के उसको रुपए में कन्वर्ट करके इन लोगों के घर वालों को रुपए में वो पैसा पेमेंट कर देता है, क्योंकि इनके घर वाले उनको डॉलर्स में या दिनार में तो दे कैन नॉट यूज द मनी इन इंडिया। इस कारण से आरबीआई उसको कन्वर्ट करता है और इनको, उनके घर वालों को वही पैसा रुपए में दे दिया जाता है, और इस तरीके से इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व बढ़ती रहती है विथ हेल्प ऑफ दिस रेमिटेंस दैट इज सेंट बाई इंडियन एक्सपर्ट्स वर्किंग अब्रॉड। और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स दे वर्क इन दिस गल्फ रीजन, दिस वेस्ट एशिया रीजन, एंड वेस्ट एशिया रीजन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग ऑफ रेमिटेंस फॉर इंडिया। इंडिया $79 बिलियन लगभग हर साल रेमिटेंस के फॉर्म में कमाता है, और उसमें से लगभग 4 to 5 billion remittance comes from Kuwait. So Kuwait is also a major source of remittance earning for India. और अगर एक बार ये limitations लगा दिए जाएंगे after this expat quota bill in Kuwait, तो naturally the remittance earning for India from Kuwait will come down. So this is going to be a negative impact on India. The next article is taken from national segment. It is about environment impact assessment notification 2020. This topic is important from our syllabus paper for environment point of view. Especially there is a topic directly mentioned environment impact assessment. तो ये topic as it is हमारे syllabus में mentioned है, तो इसके हिसाब से this news is very important for our exam point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 रिलीज़ किया है, और इस नोटिफिकेशन की मदद से उन्होंने जो पुराना नोटिफिकेशन था 2006 वाला, उसको अमेंड करने का प्रपोजल दिया है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि क्या भारत सरकार ये खुद अपने लेवल पे कर सकती है, या एक लॉ पास कराना होगा पार्लियामेंट से इन ऑर्डर टू चेंज द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नॉर्म्स। तो आप अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखें तो उसमें भारत सरकार को पावर दिया गया, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ पावर टू टेक ऑल सच मेजर्स फॉर प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इस प्रोविजन के हिसाब से, इस पावर के हिसाब से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पावर टू अमेंड
इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू अ नोटिफिकेशन, यानी कि ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को चेंज करना। इसके लिए एक अलग कानून पास कराने की ज़रूरत नहीं है, और इस कारण से भारत सरकार ने एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, और उसकी मदद से जो पुराना इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन था 2006 वाला, उसको चेंज किया जाएगा। लेकिन अभी भी ये जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन है 2020 का, दैट इज इन ड्राफ्ट फॉर्म, मतलब इट हैज़ नॉट बीन फाइनलाइज्ड, इट हैज़ बीन पुट इन पब्लिक डोमेन फॉर फीडबैक फॉर सजेशन, एंड आफ्टर 10th अगस्त इट विल बी फाइनलाइज्ड। तो लोगों का जो भी ओपिनियन है वो 10th अगस्त तक दे सकते हैं। उसके बाद इस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020 को इम्प्लीमेंट कर देगी भारत सरकार। अब एक बार ज़रा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है, ये कैसे काम करता है। देखो, इट इज़ अ प्रोसेस अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि उसका इन्वायरमेंट के ऊपर कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर उसका इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा तो वैसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को, वैसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लो, और आप इसको एज इट इज़ एग्जाम में बना करके आ जाना ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में देखो दो कंपोनेंट होते हैं, वन इज़ नोन एज टेक्निकल कंपोनेंट, अनदर वन इज़ नोन एज पब्लिक इन्वॉल्वमेंट कंपोनेंट। तो कोई भी प्रोजेक्ट एक बार उसको अप्रूवल देने से पहले उसकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करनी होती है। मान लो आपको पावर प्लांट लगाना है, तो पहले आपको उस पावर प्लांट प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होगा, और फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट आपको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में सबमिट करना होगा, और एक बार वो अप्रूव हो जाए देन यू कैन सेटअप दिस पावर प्लांट। और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में आपको दो चीज़ें लेनी होती है, टेक्निकल एनालिसिस करना होता है और पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस, जैसा नाम से आपको पता चल रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स, टेक्निकल डिटेल्स कि इस जो प्रोजेक्ट है उससे कितना पॉल्यूशन आएगा, कितना इमिशंस आएगा, उससे कितना ओवरऑल नेगेटिव डैमेज होगा, वो सारी चीज़ें फैक्चुअल डिटेल्स टेक्निकल एनालिसिस में होगी। उसके अलावा इस प्रोजेक्ट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का ओपिनियन लिया जाता है, उसका लिया जाता है इन पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स and on the basis of values, मतलब opinion of the public, the information is then processed in environment impact assessment, और उसके बाद environment impact assessment report जमा कर दिया जाता है to Ministry of Environment, Forest and Climate Change, और Ministry Environment, Forest and Climate Change फिर उसका एनालिसिस करती है। वो देखती है कि कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है, कि इस प्रोजेक्ट से कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कन्विंस है तो वो इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है, अदरवाइज वो इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देती है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट काम करता है, एंड दिस प्रोविजन हैज़ बीन ब्रॉट अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कुछ एक एक्टिविटीज़ को डिफाइन किए गए हैं जिनको कहा गया शेड्यूल 1 एक्टिविटीज़, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाना, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स लगाना, हाइड्रो पावर प्लांट्स लगाना, उन सारे एक्टिविटीज़ के लिए आपको इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी है, तभी जाकर के आप उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब जो नया नोटिफिकेशन आया है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम है दैट इट अलाउज पोस्ट फैक्टो अप्रूवल। पोस्ट फैक्टो अप्रूवल मतलब बिना इन्वायरमेंट क्लियरेंस लिए हुए वन कैन गो, अ कंपनी कैन गो फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट, और इन्वायरमेंट क्लियरेंसेज बाद में भी लिया जा सकता है अकॉर्डिंग टू दिस न्यू नोटिफिकेशन। तो ये अपने आप में इट इज़ ए मीनिंगलेस थिंग। अगर आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, आपने कुछ पेड़ काट दिया, आपने प्रोजेक्ट को कुछ हद तक इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर वो रिजेक्ट भी हो जाता है तब भी इन्वायरमेंट को तो डैमेज हो चुका होगा। सो दिस पोस्ट फैक्टो अप्रूवल इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड। इट मीन्स दैट द क्लियरेंसेज फॉर द प्रोजेक्ट कैन बी अवॉर्डेड लेटर इवन इफ दे हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन विदाउट सिक्योरिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस। उसके अलावा पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस, मैंने बताया कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के, पहला है टेक्निकल और दूसरा है पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन के लिए पहले 30 डेज़ का टाइम दिया जाता था कि लोगों का जो भी ओपिनियन है वो आकर के 30 दिनों के अंदर अपना अपना ओपिनियन सबमिट करें, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 20 डेज़ कर दिया गया है। सो इस ग्राउंड पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि सरकार जो है वो पब्लिक ओपिनियन को सीरियसली लेना नहीं चाहती, इसलिए उसका टाइम फ्रेम या विंडो कम कर रही है। तीसरा
क्रिटिसिज्म है कंप्लायंस रिपोर्ट इशू। तो देखो, एक बार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होने के बाद अगर अप्रूवल मिल भी जाता है तो भी एक सर्टेन कंडीशंस के बाद अप्रूवल मिलता है कि आपको ये क्राइटेरियाज फुलफिल करने हैं, इतने से ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा इमिशन नहीं करना है, इस लिमिट से ज़्यादा पॉल्यूशन रिलीज नहीं करना है, इस लिमिट से ज़्यादा एफ्लुएंस रिलीज नहीं करना। ये सारे कुछ कंडीशंस लगाने के बाद ही अप्रूवल मिलते हैं। और इन कंडीशंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए अकॉर्डिंग टू EIA नॉर्म्स ऑफ 2006 आपको हर 6 महीने पे, जो कंपनी ने प्रोजेक्ट लगाया है उसको हर 6 महीने पे रिपोर्ट सबमिट करना होता है टू द रिक्वायर्ड मिनिस्ट्री, कि वो जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो हर 6 महीने में वो रिपोर्ट सबमिट की जानी होती है। अब अकॉर्डिंग टू दिस न्यू नोटिफिकेशन ऑफ EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2020, इस 6 महीने के टाइम को एक्सटेंड करके 1 ईयर का कर दिया गया है। तो अब इस पे भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि द गवर्नमेंट इज़ नॉट सीरियस। अब जो कंपनी है जिसने वो प्रोजेक्ट लगाया है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, वो 5, 6, 7, 8 महीने तक नॉर्म्स को फॉलो नहीं करेगी, फिर 1 साल पूरे होने से पहले 2-4 महीने पहले नॉर्म्स को पूरे करके और वो फाइल बना करके सबमिट कर देगी, और इस तरीके से इन्वायरमेंटल नॉर्म्स वायलेट होंगे, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। उसके अलावा देयर इज़ अ प्रोविजन ऑफ बाईपासिंग EIA प्रोसेस। इस EIA प्रोसेस को जरा फिगर की मदद से समझते हैं। देखो, मान लो कोई भी एक पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट है, कोई भी इस तरह का सुपर पॉल्यूटिंग प्रोजेक्ट है, अगर उस प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने स्ट्रैटेजिक डिक्लेयर कर दिया तो अब उस प्रोजेक्ट पे कोई EIA नहीं होगी, उस प्रोजेक्ट का कोई भी डेटा पब्लिक डोमेन में नहीं डाला जाएगा। वो प्रोजेक्ट अपने आप अप्रूव हो जाएगा और इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और पब्लिक से कोई ओपिनियन भी नहीं लिया जाएगा, और उसका क्या पॉल्यूशन है, क्या निगेटिव इम्पैक्ट है, वो भी पब्लिक को नहीं बताया जाएगा इफ़ द गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक। तो इस ग्राउंड पे भी इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि जिस भी प्रोजेक्ट को भारत सरकार को अप्रूव करना होगा उसको नोटिफाई कर देगी दैट इट इज़ ए स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट, और उसके बाद देयर विल बी नो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सारे क्रिटिसिज्म हैं जिसके कारण इस नोटिफिकेशन का क्रिटिसिज्म हो रहा है, और 10 अगस्त तक तो इट इज़ इन पब्लिक डोमेन, आफ्टर दैट इट विल गेट पास्ड। अब इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं वो भी ज़रा देखते हैं। अगर कोई सवाल आ जाए, अक्सर आता रहता है, एथिक्स में आता रहता है, या आप GS पेपर 3 में आ जाता है, या ऐसे भी आ सकता है, ऑन टॉपिक इन्वायरमेंट वर्सेस इकोनॉमिक्स, वहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल की तरह लिख सकते हैं दैट EIA नोटिफिकेशन अगेन इज़ एन एग्जांपल वेयर इन्वायरमेंट कम्स इनटू कन्फ्लिक्ट विद इकोनॉमी। ये सारे जो नॉर्म्स लिबरलाइज किए हैं भारत सरकार ने, वो इसलिए किए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसमैन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आराम से लगा पाएँ विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए ये सारे नॉर्म्स लाए हैं, लेकिन उसमें इन्वायरमेंट डैमेज होता है। The next article is taken from Assam segment. It is about Dehing Patkai to become a national park. This is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view, and it is also important from prelims exam. देखो, जो न्यूज़ है वो पहले समझते हैं। चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने डायरेक्ट किया है, इंस्ट्रक्ट किया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स को इन आसाम टू टेक नेसेसरी स्टेप्स इन ऑर्डर टू अपग्रेड देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अ नेशनल पार्क। मतलब उन्होंने अब डायरेक्ट कर दिया है कि अब देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक नेशनल पार्क बनाया जाएगा। आपको एक बात जाननी चाहिए कि बोथ नेशनल पार्क्स एज वेल एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में थोड़े कम प्रोटेक्शन रहते हैं, फ्लोरास एंड फौनास को नेशनल पार्क में ज़्यादा प्रोटेक्शन रहते हैं। फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ए रिस्ट्रिक्टेड एरिया, नो डाउट, वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस रहते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउड हैं, जैसे टूरिज्म या कलेक्टिंग टिम्बर्स। लेकिन सेटलमेंट, वहाँ पे जाकर के घर बना के आप रह नहीं सकते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में। लेकिन अगर उसी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, जो बात की जा रही है देहिंग पटकाई को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अपग्रेड करने की टू नेशनल पार्क, अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया तो उसको कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल जाता है। इट इज़ हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया एंड ह्यूमन एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड एट ऑल। तो एक बार अगर कोई एरिया नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया तो वहाँ पे कोई टूरिज्म नहीं होगी, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, और वो एरिया का पूरा इकोसिस्टम अच्छे से कंजर्व करके रखा जा सकता है। लेट अस सी हाउ दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क्स आर क्रिएटेड। सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स are either declared by central government or by state government. Central government declares an area as a wildlife sanctuary or national park on recommendation of National Board of Wildlife, while state government declares an area as wildlife sanctuary or national park on recommendation of State Board of Wildlife. And these both National Board of Wildlife and State Board of Wildlife are established under Wildlife Protection Act of 1972.
इन दोनों के बारे में भी जरा सा देख लेते हैं. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, एज आई सेड, बोथ आर क्रिएटेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972. नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, वाइल स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर. तो अब आप समझ चुके होंगे कि दिहिंग पटकाई का नेशनल पार्क बनना मोर और लेस अब क्लियर है. इट इज़ सर्टेन, क्योंकि स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को ही रिकमेंड करना है और स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन हैं चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी, और वो रिकमेंड करेंगे और फिर चीफ मिनिस्टर को ही डिक्लेयर करना है, स्टेट गवर्नमेंट को ही डिक्लेयर करना है उस एरिया को नेशनल पार्क. तो मोर और लेस नाउ इट विल बी डन. And as I said, wildlife sanctuary and national park can be established on recommendation of National Board of Wildlife or State Board of Wildlife. उसके अलावा ये जो National Board and State Board of Wildlife है, they review all wildlife related matters for the approval of projects in and around national park and wildlife sanctuaries. तो जो भी projects हैं वाइल्ड लाइफ एरिया सेंचुरीज़ के अराउंड या नेशनल पार्क के अराउंड, उन सब का अप्रूवल भी स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से ही आता है. यू कैन सी अ मीटिंग ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बीइंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 509 to 511. Topic number 509 is about the whale shark. The whale shark is the biggest fish and shark in the world, and it is graceful and harmless. The whale shark eat tiny planktons and fish eggs, which they filter feed as they swim slowly along with their giant mouths wide open. They are one of the only 3 species of filter feeding sharks. Whale sharks are docile fish and sometimes allow swimmers to hitch a ride. And like human fingerprints, whale sharks have unique pattern of spots which allow individual shark to be identified. Most of the whale shark, about 75%, are found in the Indian and Pacific Ocean, while 25% are found in the Atlantic. And according to IUCN, whale shark are classified as endangered. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 510 is South Asia Wildlife Enforcement Network. The South Asia Wildlife Enforcement Network is a regional network and that is comprised of 8 countries in South Asia. They are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan and Maldives. It is a regional and intergovernmental wildlife enforcement support body of South Asian countries. It was launched in 2011 with Paro, Bhutan being its secretariat in काठमांडू नेपाल. तो इसको लॉन्च किया गया इन भूटान, जबकि इसका सेक्रेटेरिएट बनाया गया काठमांडू नेपाल में. आपको पता है कि सार्क का भी सेक्रेटेरिएट काठमांडू में ही है. इट एम्स एट वर्किंग एज ए स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स बाई अटेम्प्टिंग common goals and approaches for combating illegal trade in the region. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 511 is about pollution index. Pollution index measures the level of emission that causes air pollution, effluents that contaminate water, hazardous waste which includes dangerous chemicals and consumption of resources which excessively use natural resources. Ministry of Environment, Forest and Climate Change has developed the criteria of categorization of industrial sector on the basis of pollution index, and industries are classified in 4 categories. Industries having pollution index score less than 60 are pollution index score 60 or above are known as red category industry. Industries having pollution index score between 41 to 59 are known as orange category industry. Industries having pollution index between 21 to 40 is known as green category, and those industries having pollution index less than 20 is known as white category. No red category industry shall normally be permitted in ecologically fragile area or protected area, while white category industries will not require environmental clearances. तो ये है about pollution index. उसके बेसिस पे इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया इन 4 कैटेगरी, और रेड कैटेगरी को स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत होती है, जबकि वाइट कैटेगरी को कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है. प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक नंबर 511 दैट इज पॉल्यूशन इंडेक्स. This is the answer of question number 506 to 508 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.